हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दिस इज फॉर JKPSC 10+2 बॉटनी एंड आवर टुडेस टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम कवर कर रहे हैं और इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। आई होप आपने उसे देखा होगा, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की डिस्कशन की थी। उसको मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास। तो सबसे पहले सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 1937 में जर्मन बॉर्न ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे हैंस ए क्रैब। दे हैव डिस्कवर्ड दिस साइकिल, डिस्कवरी ऑफ TCA। एंड इन्होंने ये बताया था किस प्रकार पायरुवेट जो है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एज वी नो दैट ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। आपको दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुवेट के, और किस तरीके से उस पायरुवेट को अब पूरे तरीके से तोड़ दिया जाएगा, ब्रोकन डाउन किया जाएगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो दे हैव हाइलाइटेड द की कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल्स इन द मेटाबॉलिक पाथवे। सो उन्होंने ये देखा कि जब ये पाथवे चलता है तो इंटरमीडिएट्स बनते हैं। अर्ली इंटरमीडिएट्स वर द सिट्रेट एंड द आइसोसिट्रेट। दोनों चीजों में, सिट्रेट हो या आइसोसिट्रेट हो, उन्होंने ये देखा कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। आई विल शो यू लेटर ऑन। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट बना है साइटोसोल में, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोसोल में होता है। तो साइटोसोल से पायरुवेट का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू impermeable inner mitochondrial membrane via specific transport protein। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, पोरिन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है। बट वहां पर कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे पायरुवेट को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, राइट। सबसे पहले क्या होगा, जो पायरुवेट हमारा एंट्री लेगा, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जिसे हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस एंड ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन की जाती है, डीकार्बोक्सिलेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा दैट इज पायरुवेट कॉम्प्लेक्स डिहाइड्रोजिनेस, राइट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इसको नाम दे सकते हैं PDH। तो जब ये रिएक्शन होगी, पायरुवेट जो है वो बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में 1 मॉलिक्यूल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, NADH, ये चीजें यहाँ पे बनती हैं। ओके, नो, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है PDH, कॉम्प्लेक्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, 3 इंडिविजुअल एंजाइम से बना होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे एंजाइम से बना हो। तो you have got 3 individual enzymes: pyruvate dehydrogenase, dihydrolipoyl transacetylase, and dihydrolipoyl dehydrogenase. E1, E2 and E3. तो these are the 3 enzymes. इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है E1 enzyme, pyruvate dehydrogenase। ये क्या करेगा, जो पायरुवेट है, ये आप रिएक्शन देख सकते हो। पायरुवेट जो है कार्बो, ये है हमारे पास कोएंजाइम है। इन द प्रेजेंस ऑफ PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, एक तो CO2 निकला, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यहाँ से NAD प्लस रिड्यूस हो गया, NADH बना, और एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे बनता है। ओके, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखा रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरुवेट। देन एंजाइम E1, E2 एंड E3 आर इन्वॉल्व, जो कि हमारे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं, और ये है कोएंजाइम में। एंड NAD प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और बन रहा है NADH। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ते हैं इसे। सबसे पहला है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस E1 कॉम्प्लेक्स, E1 एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन फॉलोड बाय एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले तो डिकार्बोक्सिलेशन है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है।
तो इस एंजाइम के लिए जो कोफैक्टर हमें चाहिए दैट इज थायमाइन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी। तो ये आपको याद रखना है कि इस एंजाइम का कोफैक्टर क्या है, थायमाइन पायरोफॉस्फेट। एक्सरगोनिक रिएक्शन है, एनर्जी यहां से रिलीज होगी। इसके बाद अगला जो एंजाइम है वो है डायहाइड्रोलिपाइल ट्रांसएसिटाइलेज, एंजाइम E2। इट कैटेलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। जो एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है ये उसका ट्रांसफर करवाएगा। एंड्रोगोनिक रिएक्शन है, एनर्जी इसमें यूज होगी। और इस एंजाइम का जो कोफैक्टर है दैट इज लाइपोइक एसिड, लाइपोइक एसिड एंड कोएंजाइम है। नेक्स्ट एंजाइम है डायहाइड्रोलिपाइल डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम 3 रिफॉर्म्स द ऑक्सीडाइज्ड वर्जन ऑफ लिपामाइड। ये क्या करता है, दोबारा से जो लिपामाइड है उसका ऑक्सीडाइज वर्जन बनाएगा ताकि वो दोबारा से आगे यूज हो सके, रिसाइकल हो सके। कोफैक्टर है Na+ और FAD। These are the cofactors for this enzyme dihydrolipoyl dehydrogenase, and in the above case the second enzyme dihydrolipoyl transacetylase, the cofactors are lipoic acid and the coenzyme A। तो ये कुछ इस प्रकार चलता है। ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा पायरुवेट। पायरुवेट यहाँ पे एंट्री लेता है, पहले एंजाइम E1 एक्ट करेगा, फिर एंजाइम E2 एक्ट करेगा और एंजाइम 3 यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, एंजाइम 2 क्या करवा रहा है, कोएंजाइम ए को ऐड करवा रहा है इसके ऊपर। तो कोएंजाइम में ऐड और एसिटाइल, कोएंजाइम में ट्रांसएसिटाइलेशन जो रिएक्शन है, और जो थर्ड एंजाइम है वो सिंपली देख सकते हो आप इसको दोबारा से लिपामाइड का ऑक्सीडाइज वर्जन बनाएगा और Na+ को रिड्यूस करेगा और NADH बनाएगा। तो ये तीन एंजाइम्स इस रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीडीएच क्या है, सबसे पहला डिकार्बोक्सिलेशन होगी पायरुवेट की विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सीटाइल टीपीपी। देन ट्रांसफर द 2 कार्बन यूनिट टू लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड को 2 कार्बन यूनिट दिए जाएंगे जिससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा और फिर उस लिपोइक एसिड को रीऑक्सीडाइज कर लिया जाएगा ताकि वो दोबारा से फर्दर यूज हो सके, क्योंकि रिसाइकलिंग होगी, राइट, लिपोइक एसिड की, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है। तो आपने उस ग्रुप को सिर्फ ट्रांसफर करना है। तो ग्रुप जैसे ही ट्रांसफर हुआ वापिस उसको क्या कर लिया जाएगा, रीऑक्सीडाइज कर लिया जाएगा ताकि आप उसको नेक्स्ट साइकिल में यूज कर सको। तो यही आपके पास एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 3 अलग अलग एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और एसिटाइल को एंजाइम में बनाएंगे जो फर्दर एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, और इसमें आपने देखा NADH भी बनता। अब बात करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की, यानी कि क्रेब्स साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में सबसे पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट फ्रॉम ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल को एंजाइम ए। पहले मैं आपको ये वाला पूरा का पूरा पाथवे बता देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर है एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहाँ से आया ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेस तो बनेगा हमारा सिट्रेट। क्या बनेगा, सिट्रेट। ओके, इसमें आप देख सकते हो एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, यानी कि 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो इसलिए हम इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं अलोंग विद आइसोसिट्रेट, क्योंकि इसमें भी 3 ग्रुप्स हैं। ओके, सिट्रेट सिंथेस जैसे इस पे एक्ट किया, कोएंजाइम में निकल गया, कोएंजाइम में निकल जाएगा और ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप इसके साथ कनेक्ट करेगा तो बनेगा सिट्रेट। फिर एकोनिटेस नाम का एंजाइम आएगा जो इसमें आइसोमराइजेशन करके आइसोसिट्रेट फॉर्म बनाएगा। आइसोसिट्रेट से बनेगा ऑक्सोग्लूटारेट, देन सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये पूरा पाथवे है। तो अब 1 बाय 1 इन स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है सिट्रेट बनाना। सिट्रेट सिंथेस से डाइमर प्रोटीन होता है, होमोडाइमर होता है, और यहाँ पर रिएक्शन में जो रिलीजिंग मॉलिक्यूल है वो है कोएंजाइम ए। मैंने हर एक चीज सिंप्लीफाई करके लिखी है, एंड माइंड इट, ये जो भी स्लाइड्स आप 3-4 पढ़ लोगे तो क्रेब्स साइकिल आपको कभी नहीं भूलेगा, राइट। मैंने कंसाइज वे से बनाया है। हम अक्सर डर जाते हैं इन पाथवे को पढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया है। ऐसे ही मैंने जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन फिक्सेशन साइकिल है, C3 है, C4 है, फोटो रेस्पिरेशन है, C4 पाथवे, वो हर एक चीज मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई है, राइट। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है सिट्रेट से बनेगा आइसोसिट्रेट, एंजाइम एकोनिटेस लगेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आइसोसिट्रेट को हम क्या करेंगे, यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, एक CO2 निकल जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट या फिर ऑक्सोग्लूटारेट बनेगा। ये रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीडाइज किया जाएगा और NADH जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। NADH क्या हो जाएगा यहाँ पे,
रिड्यूस हो जाएगा, NAD+ यूज होगा, NADH बनाएगा, एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। तो बना दिया ऑक्सोग्लूटारेट, अब बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। देखो फोर्थ स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर एंजाइम है ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, अगेन CO2 निकलेगा और कोएंजाइम में यहाँ पे ऐड होगा। NAD+ से बनेगा NADH। तो जहां जहां डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम यूज होगा, वहां वहां या तो NADH बनेगा या तो FADH2 बनेगा। ओके, अब देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेस के एंजाइम से बन जाएगा सक्सिनेट। बैक्टीरिया प्लांट्स में यहाँ पर जीटीपी एटीपी बनता है और जीटीपी बनता है एनिमल्स के केस में। तो इस स्टेप में यहाँ पर सब्सट्रेट लेवल सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, एटीपी बनता है और इस एटीपी को बनाने के लिए जो एंजाइम यहाँ पर है सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेस, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम को सक्सिनेट में बदलेगा और कोएंजाइम यहाँ से वापस बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जो सक्सिनेट बना है ये बनेगा फ्यूमारेट। रिवर्सिबल रिएक्शन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम है और FAD से बनता है FADH2। FADH2। इसके बाद फ्यूमारेट से मैलेट, फ्यूमारेट से मैलेट। अब इस स्टेप को क्यों याद रखना है, क्योंकि ये है हाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में यूज होता है पानी, वाटर। फ्यूमारेस नाम का एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, हाइड्रेशन रिएक्शन है, पानी यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट स्टेप मैलेट से अगेन ऑक्सैलो एसीटेट, ताकि वापस से हम इस साइकिल को शुरू कर सके। ऑक्सैलो एसीटेट रिवर्सिबल रिएक्शन, NAD+ से बनेगा NADH। क्यों बनेगा, क्योंकि मैलेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम यूज होता है। तो जहां जहां पे डिहाइड्रोजिनेस यूज हो रहा है वहां वहां पे आप देख रहे हो या तो NADH बन रहा है या तो FADH2 बन रहा है। और जहां पर सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेस नाम का एंजाइम यूज हुआ वहां पे ATP और GTP बनता है। तो बहुत ही सिंपल पाथवे है, कुछ भी नहीं है। बस एक दो बार अगर आप ध्यान से सुनते हो चीजों को तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये 8 रिएक्शंस हैं एंट्री ऑफ द एसिटाइल ग्रुप। यहाँ पर आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन अगेन है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन जब फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में या फ्यूमेरेट मैलेट में बदलता है, देन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जहाँ पे अगेन NAD+ बनेगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दोबारा बनेगा और फिर उसके बाद दोबारा एक नया साइकिल स्टार्ट होगा जब हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम से बाइंड करेगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, ये भी देख सकते हो यहाँ पर ये ऊपर वाली लिंक रिएक्शन, फिर उसके बाद मैट्रिक्स में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन क्या है, जो कुछ एंजाइम्स हमारे पास हैं, दे आर वी हैव द रेगुलेटरी एंजाइम्स इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। वी हैव 4 enzymes over here: citrate synthase, isocitrate dehydrogenase, alpha ketoglutarate dehydrogenase and the succinate dehydrogenase। तो ये 4 एंजाइम्स हैं। ये रेगुलेटरी क्यों है, क्योंकि एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स हैं इनके, जो सिट्रिक एसिड साइकिल में यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे कि सिट्रेट सिंथेस है तो NADH इसको इनहिबिट करेगा, एकोनिडेस है तो फ्लोरोएसिटेट नाम का एक पेस्टिसाइड है वो इसको इनहिबिट करेगा, आइसोसिट्रेट को इनहिबिट करने वाला NADH और एक्टिवेट करने वाला ADP। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। ADP वगैरह जो चीजें हैं या फिर जो सबस्ट्रेट है वो पॉजिटिव एक्टिवेटर होता है एंजाइम का, और जो NADH हो गया, ATP हो गया, ये सारी चीजें या फिर प्रोडक्ट हो गया, वो एक नेगेटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, नेगेटिव रेगुलेटर की तरह। ओके, सो देखिए यहाँ पे सिट्रेट सिंथेस का है NADH नेगेटिव यानी कि इनहिबिटर, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस का नेगेटिव रेगुलेटर है NADH, पॉजिटिव रेगुलेटर है ADP। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस का नेगेटिव रेगुलेटर NADH और सक्सिनाइल कोएंजाइम है। क्यों है ये, क्योंकि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है एंजाइम के लिए। देन सक्सिनेट से जब फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इन्वॉल्व होता है और इसको जो इनहिबिट करता है वो है ऑक्सैलो एसीटेट। तो दीज आर द इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। अब इसके बाद हमारे पास है एनाप्रोडक्टिक रिएक्शंस। अब ये एनाप्रोडक्टिक रिएक्शंस क्या है, हमारे पास जो सिट्रिक एसिड साइकिल जब चलता है तो हमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, राइट। एंड वो जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं बायोसिंथेटिक पाथवेज में। तो एनाबॉलिक नेचर भी है इसका।
राइट। ऐसा नहीं कि हमेशा चीजें टूट रही हैं, चीजें बनाने में भी काम आ रहा है। Korenberg proposed the term anaplerotic for these replenishing or filling up reactions. The reactions that can replenish the intermediates in a metabolic cycle are known as anaplerotic reactions. Anaplerotic reactions एक्चुअली क्या है? रिप्लेनिशमेंट करते हैं जो भी इंटरमीडिएट्स हमारे मेटाबॉलिक पाथवे में, मेटाबॉलिक साइकिल में जो है वो यूज हो रहे हैं या बन रहे हैं। जैसे हमारे पास जो 2-ऑक्सोग्लूटारेट है और अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है फॉर नाइट्रोजन एसिमिलेशन इन द क्लोरोप्लास्ट। दिस विल कॉज अ शॉर्टेज ऑफ मैलेट नीडेड इन द सिट्रेट सिंथेस रिएक्शन। दिस मैलेट कैन बी रिप्लेस थ्रू पेप कार्बोक्सिलेशन पाथ। जो पेप कार्बोक्सिलेस पाथवे है, C4 पाथवे है, उस पाथवे से भी हम ऑक्सैलो एसीटेट को, यानी कि आपका जो ये जो ऑक्सोग्लूटारेट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट है, हम इसको वहां पर रिप्लेनिश कर सकते हैं। A related enzyme pepcarboxykinase also converts pep to oxaloacetic acid. So in addition to these two, a third anaplerotic process is provided by an enzyme called as malic enzyme or malate dehydrogenase. तो ये enzymes तो हैं ही, but you have another enzyme malic enzyme और malate dehydrogenase जो क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो पायरुवेट टूटा मैलेट में, और इस मैलेट को फिर क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। एनिमल्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाप्लेरोटिक रिएक्शन जो है वो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यहाँ पे कैटेलाइज करता है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, पायरुवेट को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में बदलता है। ओके, अब यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजनेज मैंने आपको बता दिया, एलमेलेट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, पायरुवेट प्लस एटीपी को ऑक्सैलोएसिटेट में बदलता है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो रिप्लेनिशमेंट अगर हमारे पास इन चीजों की हो रही है तो दैट मींस एनाप्लेरोटिक रिएक्शन यहाँ पे उसे हम बोलेंगे। यूनिक फीचर्स क्या है प्लांट रेस्पिरेशन के, तो देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस plants have alternate pathway for metabolizing the PEP. PEP is carboxylated by the ubiquitous cytosolic enzyme PEP carboxylase to form the oxaloacetic acid, oxaloacetate, जिसको मैलेट में बदलता जाता है। और फिर उसके बाद उसको मैलेट डिहाइड्रोजनेज के एक्शन से भी यहाँ पर बदला जाता है, जहाँ पर NADH एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होता है। जो मैलेट यहाँ पे बनेगा उसको या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे वैक्यूल में या फिर ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि वो सिट्रिक एसिड पाथवे में एंटर कर सके, राइट, मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना सके। तो thus the operation of pyruvate kinase and pep carboxylase can produce alternative organic acids से पायरुवेट और मैलेट। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो है हमारे पास एंजाइम्स है, ये हमें पायरुवेट और मैलेट बना के देंगे फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, दो पायरुवेट डोमिनेट्स इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज। इसके बाद ये है जीटीपी, और स्टेप 5 की बात हो रही है एटीपी जीटीपी, ये भी एक डिफरेंस है। देन मैलेट CO2 प्लस पायरुवेट बनाता है जब मैलेट टूटता है। ओके, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। अब हमें पता है कि एनारोबिक रिएक्शन एरोबिक रिएक्शन जब भी होगी तो 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज मिलेंगे। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है सुक्रोज मॉलिक्यूल की, लीड्स टू द नेट फॉर्मेशन ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन both from the glycolysis as well as Krebs cycle. 4 NADH molecules in the cytosol, ये कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस से। 16 molecules of NADH plus 4 molecules of FADH2। तो ये बात हो रही है सुक्रोज की, राइट। On the basis of theoretical ADP zero values, a total approximately 52 molecules of ATP will be generated per sucrose by oxidative phosphorylation and 8 by substrate phosphorylation। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बारे में पूछा है, बताया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं NADH से O2 को, 2.5 ATP से एक NADH और एक FADH2 से 1.5 ATP। तो 2.5 ATP आप यील्ड कर सकते हो एक NADH से, और 1.5 ATP आप यील्ड कर सकते हो 1 FADH2 से। तो चलिए, ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दो ऑर्गेनेल्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ईटीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कैरी करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, दे हैव गॉट मेसोसोम्स, और मेसोसोम एक आउटग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ETC of plants contain the same set of electron carriers found in the mitochondrion of other organisms। तो यहाँ पे आपके पास 4 ट्रांसमेम्ब्रेन मल्टीप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1 to 4। एटीपी सिंथेसिस उसके एक्स्ट्रा है, उसको हम फिफ्थ कॉम्प्लेक्स भी कभी कभी कहते हैं। ये सभी के सभी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेलाइज्ड होते हैं। ओके, सो एंजाइम जो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं चार हैं। पहला है NADH रिडक्टेस,
दूसरा है सक्सिनेट रिडक्टेस और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, नेक्स्ट है साइटोक्रोम सी रिडक्टेस, उसके बाद है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस। तो ये चार हमारे पास क्या है, चार हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो पहला कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया, तो आपको इसमें इनहिबिटर्स याद रखने हैं। पहली बात, इनहिबिटर्स, पहले कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर है अमाइटल, प्रोटिनोन, पैरिक्सिडिन ए। दूसरे का मैलोनेट एंड केसियन, पोटेशियम साइनाइड। कॉम्प्लेक्स थर्ड, एंटीमाइसिन ए, मिक्सोथायोजोल। कॉम्प्लेक्स फोर, साइनाइड, एजाइड, CO एंड H2S। अब देखो इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ते हैं तो ये पहला वाला है NADH रिडक्टेस, NADH डिहाइड्रोजनेस। इसमें क्या होगा, NADH को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, क्योंकि NADH और FADH2 हमने ऑक्सीडाइज करके उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ATP बनाना है, राइट। तो सबसे पहले पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, NADH को ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, इसमें से 4 प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, जो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो बीच में है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहां पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जाएगा यूबिक्विनोन के पास। अब यूबिक्विनोन यहाँ पे क्या एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। अगेन यहाँ पर NADH भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो यूबिक्विनोन लेगा। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इसमें से किसी भी तरह के प्रोटॉन बाहर नहीं जाएंगे, राइट। किसी की तरह के प्रोटीन्स बाहर नहीं जाएंगे, सॉरी प्रोटॉन्स बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्या करेगा, FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यूबिक्विनोन को देगा। तो यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन्स लेके दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को, राइट। और ये कॉम्प्लेक्स जो है 4 प्रोटॉन को अगेन बाहर भेजेगा, तो कॉम्प्लेक्स 2 ने प्रोटॉन्स को बाहर नहीं भेजा था। देन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से होता हुआ जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज नाम के कॉम्प्लेक्स के पास, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीडाइज किया, हमारे पास ऑक्सीजन को किया जाएगा रिड्यूस और बना दिया जाएगा वाटर, और यहाँ से 2 प्रोटॉन बाहर जाएंगे। ओके, तो हम देख रहे हैं बाहर प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। देन ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स फिर यहाँ से प्रोटॉन्स को अंदर भेजेगा वापस मैट्रिक्स में। इसमें जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है FO यानी कि F0, यहाँ से ये प्रोटॉन्स को अंदर भेजेगा। यहाँ से टरबाइन घूमेगी F1, जो पार्टिकल है हमारे इस कॉम्प्लेक्स का, ये घूमेगा, ADP PI से जुड़ेगा, बन जाएगा ATP। तो ये है पूरा बात। तो जब यहाँ से 4 प्रोटॉन पहले बाहर के, 4 प्रोटॉन बाद में बाहर के, लास्ट में 2 प्रोटॉन के, टोटल 10 प्रोटॉन वहां हो गए। और इन्हीं 10 प्रोटॉन को जब यहाँ से अंदर को वापिस भेजा जाएगा तो 2.5 ATP बनेगा एक NADH से, राइट। तो यानी कि यहाँ पर इन प्रोटॉन्स को यूज करके ATP बनाया जाता है। एक NADH से बनेंगे 2.5 ATP। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये प्रोटॉन पहले बाहर गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गया, फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन वापिस अंदर आएगा मैट्रिक्स में थ्रू ATP सिंथेस। और मीनवाइल प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगी, चूंकि ATP को PI से जुड़ेगी और ATP बनाए। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास मैंने बता दिए, इनहिबिटर्स जो इन कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं। तो ये है फाइनल चार्ट, देख सकते हो आप। अगेन ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बने और 2 NADH। देन उसके बाद यहाँ पर लिंक रिएक्शन में, देन क्रेब्स साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 30 से 32 ATPs यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो दिस आर द इनहिबिटर्स ऑफ ETC। ये इनहिबिटर्स हैं। सबसे पहले रोटिनोन देख लो, रोटिनोन यहाँ पे इनहिबिट करेगा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बाद। एंटीमायसिन करेगा यहाँ पर साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और ये करेगा यहाँ पे लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी ओलिगोमाइसिन हमारे जो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है ATP सिंथेस का, उसको इनहिबिट करेगा। रोटिनोन फिश पॉइजन है। देन ये सारे इनहिबिटर्स, डायनाइट्रोफिनोल एक अनकपलर है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दिस ino4 uncouples the proton pumping from ATP synthase because it carries proton across the inner mitochondrial membrane।
तो आइनोफोर जब डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो जब जब उनकी फंक्शनिंग नहीं अच्छे से कर पाएंगे, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो जाएगा बाय कैरिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस तो फिर भी एटीपी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें आपको दिखाया जा रहा है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कॉम्प्लेक्सेस है 1 2 3 4, साथ ही एटीपी सिंथेस है, पायरुवेट अंदर आ रहा है। तो ये है पूरा का पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन। ओके, और पोर्स हैं आउटर मेम्ब्रेन पे, पोरिंस होते हैं, तो ये तो आपको पता है, राइट। तो अंदर है इनर मेम्ब्रेन पे पायरुवेट ट्रांसपोर्टर, जो पायरुवेट को अंदर भेज रहा है ताकि उसमें लिंक रिएक्शन हो और क्रेब्स साइकिल चले। अब ये है रेस्पिरेटरी पाथवे, जिसमें अलग अलग तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और उन इंटरमीडिएट्स को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। The respiratory pathway produces a central building blocks for the synthesis of wide variety of plant metabolites, including amino acids, lipids, isoprenoids, porphyrines, chlorophyll। जितने भी हार्मोन्स हैं वो कैसे बनते हैं, अल्कोलाइड्स कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें बनती हैं इन्हीं इंटरमीडिएट से। जैसे पायरुवेट से एलानिन बनता है, एलानिन से प्रोटीन बनते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट से स्पार्टेट बनता है, शिकमिक एसिड से आपको यहाँ पर मिलते हैं। शिकमिक एसिड कैसे बनता है, फॉस्फोनोल पायरुवेट जो हमारे ग्लाइकोलिसिस में बनता है, शिकमिक एसिड बनेगा, जिससे 3 हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइललाइन। और ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स यूज होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए, फिनोलिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, फिनोल्स बनाने के लिए, अल्कोलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड लिग्निन। न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं एडीपी, एटीपी, एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन कोएंजाइम है, और साइटोकाइनिन बनाने के लिए, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। ट्रिप्टोफैन यूज होता है ऑक्सिन बनाने के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम है फैटी एसिड्स के लिए, मीनवाइल जिब्रेलिन्स, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉल्स एब्सिसिक एसिड बनाने के लिए। तो ऑक्सोग्लूटारेट यूज होता है ग्लूटामेट बनाने के लिए, और ग्लूटामेट यूज होता है क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम एंड कैटालेस बनाने के, हेक्सोस पाथवे सेलुलोज बनाने के लिए। तो ये जितनी भी चीजें हमारे यहाँ पे बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, वो इन्हीं इंटरमीडिएट से बनती हैं जो रेस्पिरेटरी पाथवेज हमें देते हैं। कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती, हर चीज यूज होती है अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए प्लांट्स की बॉडी में। तो ये भी आप देख सकते हो अगेन, ये मैंने हॉपकिंस की किताब से लिया है, और इससे पहला वाला ये वाला मैंने टेस जिगर की किताब से लिया है, तो इसे आप पढ़ लीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, एंड विद दिस योर रेस्पिरेशन पार्ट इज ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।